देखिए अभी हमने मैग्नेटिज्म चैप्टर सीख लिया, अब उसके बाद जो टॉपिक आएगा वो आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आप सीखोगे फैराडे लॉ, जो आप लोगों ने 10th क्लास में भी सीखा था। अब फैराडे लॉ क्या कहता है थोड़ा समझ जाना भाई। ये क्लोज लूप है, किसी मैग्नेट को लेकर आओ, तो मैग्नेट को लेकर आने पर, जैसे ये मैग्नेट है मान लो, इसका नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, मैग्नेट को आप पास लेकर आए, बराबर। अब जब आप मैग्नेट को पास लेकर आओगे ना, तो इस लूप में क्या होगा पता है, इस लूप के अंदर एक एक्टिविटी होगी, इसमें करंट फ्लो होने लगेगा। तो हमने ये सीखा था, जो भी करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट मतलब क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो करंट होता क्यों फ्लो है, क्यों भाई करंट तभी फ्लो होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मतलब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ, जिसे ईएमएफ कहा जाता है, उसे लिखा जाता है डी फाई बाई डी टी। उसे क्या लिखा जाता है बच्चों, डी फाई बाई डी टी। ये थोड़ा सा याद रखना इस बात को। वी वोल्टेज है, डी फाई बाई डी टी। अब यहां पर फाई फ्लक्स। अब मान लीजिए आपके पास एक वायर है, तो ये तो वायर हो गया, इस वायर को ऐसे शेप में कन्वर्ट कर दिया, तो इसे इंडक्टर कहा जाता है। इस वायर को ऐसे शेप में कन्वर्ट कर दिया तो इसे इंडक्टर कहा जाता है, समझना। इंडक्टर में जब करंट पास होता है, तो करंट पास होने से इसमें फ्लक्स डेवलप होता है। फ्लक्स क्या होता है सर, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द पर्टिकुलर एरिया। तो अभी हम लोगों ने बायो-सैवर्ट लॉ में क्या देखा था, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई था। तो भाई आई मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहा है, और फ्लक्स की डेफिनेशन क्या देखी थी हम लोगों ने, फ्लक्स इक्वल टू बी इनटू ए। फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, मतलब करंट बढ़ाओ तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता है। तो फाई इक्वल टू क्या लिखा जाता है, फाई इक्वल टू एल आई लिखा जाता है, ठीक है। अब इसमें रख दीजिए आप, मान लीजिए आपने ऐसा रखा विथ नेगेटिव साइन, फाई की वैल्यू रखी आपने, तो डिफरेंशिएशन फाई को लिखा जाएगा एल आई, ये आ जाएगा माइनस एल डी आई बाई डी टी। एल कितना आ गया, तो ये आ गया ई डी टी अपॉन डी आई। तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस जो होगा वो आएगा ई डी टी और डी आई आपके पास में। ई मतलब क्या है, तो डब्ल्यू बाई क्यू, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, टाइम टी ले लीजिए, इस ए के लिए एम्पियर ए ले लीजिए। अब आइए एल के लिए निकालते कैसे, तो एल के लिए ऐसा निकलेगा आपके पास में, एल कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस नाम दिया जाता है, डब्ल्यू मतलब क्या M1 L1 T माइनस 2, चार्ज मतलब क्या AT इंटू T की पावर 1 A की पावर 1, ठीक है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, L इक्वल टू आ चुका है आपके पास में M1 L1 T माइनस 2। अब देखो यहां एक T से एक T कैंसिल हो गया, T माइनस होता है A की पावर 1 A की पावर माइनस 2 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस विल बी गिवन बाय M1 L1 T माइनस 2 A माइनस 2, ठीक है ना। M1 L1 T माइनस 2 A माइनस 2, ये आ चुका है आपके पास में कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला। अब इसमें कुछ टर्म्स और आते हैं बच्चों, है ना। ये दो सर्किट के बड़े इंपॉर्टेंट टर्म है। यहां पर ऐसा होता है कि रेजिस्टेंस को जब कैपेसिटर में लगा दिया जाता है तो आरसी सर्किट कहलाता है, ठीक है। वैसे जब रेजिस्टेंस को इंडक्टर के साथ कनेक्ट करते हैं, ये रजिस्टर है, ये इंडक्टर है, इसके साथ कनेक्ट करते हैं तो ये आरएल सर्किट कहलाता है। इन आरसी और आरएल सर्किट में दोनों के केस में आपको एक टाइम से रिलेटेड एक टर्म मिलता है, जिसे हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं, जिसे T इक्वल टू आरसी कहते हैं, और इसे L बाय आर कहा जाता है। तो ये T इक्वल टू आरसी, आर और सी का प्रोडक्ट जब आप करेंगे तो टाइम की वैल्यू मिलेगी, L और आर को जब आप डिवाइड करेंगे तो टाइम की वैल्यू मिलेगी। इसे टाइम कांस्टेंट कहते हैं। मतलब अगर किसी ने आपसे पूछ लिया आरसी का डायमेंशन फॉर्मूला कितना है, तो आप सीधा टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला निकालोगे। किसी ने पूछ लिया T इक्वल टू कितना है, तो आप L बाय आर का डायमेंशन फॉर्मूला टाइम के डायमेंशन फॉर्मूले के बराबर बताओगे। फिर आगे चल के जब आप चैप्टर पढ़ोगे एसी, तो एसी में ऑलमोस्ट सारी बातें कवर हम कर चुके हैं, पावर के बारे में हम बात कर चुके हैं। फिर भी एसी में पावर टर्म देखने को मिलता है। सो पावर को हम क्या डिफाइन करते हैं, पावर को हम डिफाइन करते हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने क्या डिफाइन किया था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो W इक्वल टू कितना आ गया, QV, पावर इक्वल टू आ गया W बाई टी, W कितना है QV बाई टी, QV बाई टी। तो हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड पावर, करंट, तो IV आ गया। सो पावर का एक एक्सप्रेशन है W बाई टी, एक एक्सप्रेशन है VI। अच्छा, ओम्स लॉ जानते हैं, V इक्वल टू IR। तो V इक्वल टू IR से क्या लिख सकते हैं, V को लिख दीजिए IR इंटू आपके पास में I अवेलेबल है, तो पावर आ गया I स्क्वायर R, एक और यूनिट हो गया, डायमेंशन हो गया। अब यहाँ V इक्वल टू IR से आप I इक्वल टू V बाई R भी लिख सकते थे। तो जैसे आपने लिखा होता था V इंटू I, है ना, तो V I के प्लेस में V बाई R लिखा, तो पावर की वैल्यू आपके पास निकल कर आ जाती थी V स्क्वायर अपॉन R। सो पावर I स्क्वायर R, V स्क्वायर अपॉन R, VI और W बाई टी, तीनों सेम है, चारों सेम है। W बाई टी, VI, V स्क्वायर अपॉन R, I स्क्वायर R
इन सबका डायमेंशन फॉर्मूला एक ही है और जो डायमेंशन फॉर्मूला W/T है, तो W क्या है, m1 L2 T-2 अपॉन T की पावर 1। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, पावर का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा m1 L2 T की पावर -3। इसे ऐसा लिखा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट डायमेंशन फॉर्मूला एसी चैप्टर तक, अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर तक कंप्लीट होते हैं। उसके बाद जब आप आगे और टॉपिक पढ़ते हैं तो टॉपिक आता है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, जिसे इलेक्ट्रॉन फोटोन नाम दिया जाता है। आपने 11th क्लास केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में फोटोन थ्योरी पढ़ी थी। आपने फोटोन थ्योरी पढ़ी थी। फोटोन में आपको बताया गया था एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट h न्यू बताया गया था। h न्यू को लिखा गया था c/λ। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला, यहाँ h प्लैंक कांस्टेंट होता है। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला m1 L2 T-2। ये आगे आपके पास प्लैंक कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी मतलब रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, t की पावर -1 होता है। तो आप सीधा सीधा लिख पाएंगे m1 L2 T-1। ये आता है प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला। बाकी लाइट के बारे में बात करें तो लाइट चैप्टर जब शुरू होता है, ठीक है ना, आप एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियाई बात करेंगे तो वहां पे जितनी भी चीजें आने वाली है वो ऑलमोस्ट पहले ही कवर हो चुकी है। बाइंडिंग एनर्जी वर्ड आएगा, रेडियस वर्ड आएगा, साइज आएगा, वो सब कवर हो गया है। एनर्जी रिलीज्ड आएगा, वो भी कवर हो चुका है। न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स भी कवर हो चुका है। अब बचा लाइट है और सेमीकंडक्टर डिवाइस है। तो सेमीकंडक्टर में जितने टर्म्स आने वाले हैं ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लाइट में बस एक बात आपको ध्यान रखनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, स्पीड ऑफ लाइट का कंपैरिजन म्यू इक्वल टू c/v। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में c स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट, तो m1 L1 m0 L T-1, तो m0 L1 T-1। तो ये डायमेंशनलेस फॉर्मूला होता है, ये डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी होती है m0 L0 T0। तो देखिए आप चलते हैं हम लोग स्क्रीन की तरफ और एक साथ सारी चीजों को रिवाइज कर लेते हैं, फाइनली समराइज कर लेते हैं, ताकि आपको ध्यान में रहे कि हमने क्या क्या पढ़ा है। और डायमेंशन समझने के बाद अब हम इसके एप्लीकेशन पार्ट की ओर मूव करेंगे। तो पहला हमने डायमेंशन कंप्लीट किया, अब हम एप्लीकेशन पार्ट की तरफ मूव करेंगे। तो एक बार फाइनल समरी और देन एप्लीकेशन। देखिए स्टूडेंट, यहां पर क्या है, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो हमने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में जब एक्सप्रेस किया, तब वो कौन सी पावर है फंडामेंटल क्वांटिटी की जिनके टर्म में हमें एक्सप्रेस करने की जरूरत होती है उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए, उसे डायमेंशंस कहते हैं। जैसे फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन था, तो फोर्स क्या था, एक डेराइव क्वांटिटी था। मास क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। एक्सेलरेशन क्या है, फंडामेंटल नहीं है। तो इसलिए हमने उसको वेलोसिटी टाइम में एक्सप्रेस किया। क्या वेलोसिटी फंडामेंटल है, बिल्कुल नहीं है। तो लेंथ और टाइम है। अब देखो पूरा एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया, मास लेंथ टाइम, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो भाई मास की पावर कितनी है, लेंथ की पावर कितनी है और टाइम की पावर कितनी है, मतलब डेराइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस करने पर उनके पावर्स कितने हैं, यह बताने का काम डायमेंशन फॉर्मूला कर रहा होता है। तो डायमेंशन फॉर्मूला हम लोगों ने देखिए ऑलमोस्ट कितनी क्वांटिटी का देख लिया है। तो वेलोसिटी के बारे में हमने बात की, वो आया L1 T-1, ठीक है। एक्सेलरेशन बात की LT-2, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी निकाला, मास इंटू वेलोसिटी, उससे किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और m1 L1 T-1 आया। इंपल्स को कहते हैं चेंज इन मोमेंटम। तो इंपल्स और चेंज इन मोमेंटम दोनों सेम होता है, तो वहां पर भी सॉल्व करने पर m1 L1 T- आता है आपके पास में। तो मोमेंटम और इंपल्स दोनों का डायमेंशन सेम होता है। फोर्स के लिए हमने मास इंटू एक्सेलरेशन यूज किया था, m1 L1 T-2। प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया यूज किया। काइनेटिक एनर्जी ½ mv², एनर्जी का यूनिट जूल। ऑल टाइप ऑफ एनर्जी m1 L2 T-3। पावर वर्क डन पर यूनिट टाइम, वैट कहा जाता है यूनिट, जूल पर सेकंड कहा जाता है, और डिवाइड करने पर m1 L2 T-3 आता है। डेंसिटी किलोग्राम मीटर पर क्यूब। इसको सॉल्व किया तो इस तरह से हमारे पास में आंसर आता है। एंगुलर वेलोसिटी हम बता चुके थे, ओमेगा इक्वल टू θ/2, तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट आती है इसकी। एक्सेलरेशन T-2 आता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया m × r² बताया था मैंने, m × r²। तो m1 L2 इस तरह से हमने निकाला था। टॉर्क को हमने क्या बोला था, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, r × f। तो टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला वही आया था जो वर्क का आया था, वही एनर्जी का आया था, वही मोमेंट ऑफ फोर्स का आया था। तो इनका डायमेंशन फॉर्मूला m1 L2 T-2 होता है। एंगुलर मोमेंटम L लिखा जाता है, L को क्या लिखा जाता है, I × ओमेगा लिखा जाता है, mvr लिखा जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने ये भी निकाल लिया था। फोर्स कांस्टेंट F इक्वल टू kx, F इक्वल टू kx, k इक्वल टू F बाय x, इसकी मदद से हम लोगों ने निकाला था। और ये आंसर जो आया है, ये आपको सरफेस टेंशन के इक्वल आंसर मिलने वाला है फोर्स कांस्टेंट का। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट F इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r² से m-1 L3 T-2। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार सभी एग्जामिनेशन में। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल चुके थे, वर्क डन पर यूनिट मास,
उसके बाद हमने सरफेस टेंशन देखा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, और सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला चेक करो m1t-2, और आप यहां पर चेक करो m1t-2 फोर्स कांस्टेंट, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम आता है बच्चों। अब देखिए वेलोसिटी ग्रेडियंट बताया था मैंने, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस, तो ये आता है फ्रीक्वेंसी के इक्वल। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी देख चुके हैं हम, स्ट्रेस के बारे में चर्चा की, स्ट्रेन हुआ है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में तीन तरह के, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये सब बातें हम देख चुके हैं। पॉइजन्स रेशियो कौन सा रेशियो था जिसकी कोई यूनिट नहीं, कोई डायमेंशन नहीं है। टाइम पीरियड देख चुके हैं, फ्रीक्वेंसी का हमारा वर्क हो चुका है। आइएगा और बात करते हैं हम टेम्परेचर, हीट की हम बात करें, टेम्परेचर में केल्विन, हीट जूल, बराबर है, तो केल्विन के लिए θ1 जूल ml2T-2, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देख लिया था। हाँ, यहां पर ये 2 से 3 फॉर्मूले जो है मैं बोर्ड पे जरूर डिस्कस करूंगा बच्चों आप लोगों से, ये हम डिस्कस करेंगे, थर्मल कैपेसिटी, लेटेंट हीट, गैस कांस्टेंट और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, पर ये उसके बाद कवर अप हो जाएंगे। और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल इंडक्टिविटी, यहां तक का फॉर्मेट जो है मैं बोर्ड पे जरूर एक बार आपके साथ में कवर अप कर दूंगा। प्लैंक कांस्टेंट हम देख चुके हैं, कोफिशिएंट ऑफ वैन डर वाल इक्वेशन, ये हीट वाला पोर्शन जो पूरा पोर्शन है, इसका डेफिनेटली आपको कंबाइन लेक्चर एक बार जरूर मिलेगा। आइए फिर हम लोगों ने 12th क्लास का पोर्शन देखा, चार्ज सीखा, ठीक है, चार्ज के लिए एटी यूज किया, करंट के बारे में सीखा तो करंट के लिए एम्पेयर यूज किया, कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाली Q इक्वल टू CV फॉर्मूले से, तो वो निकला, पोटेंशियल निकला W/Q। अच्छा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का डायमेंशन फॉर्मूला निकाला 1/4πε0 Q1Q2/r² से। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, बराबर है, उसका कोई यूनिट नहीं होता है। रेजिस्टेंस निकाला, ये सीखा हम लोगों ने, V इक्वल टू IR से, ठीक है ना, तो V इक्वल टू IR रेजिस्टेंस निकाल लिया गया। रेजिस्टिविटी निकाली R इक्वल टू ρL/A, इसकी मदद से रेजिस्टिविटी हम लोगों ने निकाली। आइए कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस जो अभी अभी आपने कंप्लीट किया है, हाँ इसकी मैं यूनिट जरूर डिस्कस करूंगा आप लोगों से। देखिए इसकी यूनिट होती है वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, जिसे हेनरी भी कहते हैं और इसे ओम सेकंड भी कहा जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स को वेबर भी कहा जाता है और इसे वोल्ट सेकंड भी कहा जाता है। कैसे कहा जाता है, अगर किसी को समझना हो तो मैं इसके लिए जो हार्ड कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स है उसका एक छोटा सा 5 से 7 मिनट का वीडियो जरूर डिस्कस करूंगा आप लोगों से मैं, कि ये किस तरह से मैग्नेटिक इंडक्शन को एक्सप्रेस किया गया है। भाई टेस्ला भी कहते हैं, तो ये आया कहां से, वोल्ट सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये जूल एम्पियर पर मीटर स्क्वायर कहां से आया, न्यूटन एम्पियर मीटर कहां से आया। 5 मिनट के वीडियो में जो टफ यूनिट्स है, कन्वर्जन है, वो हम डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक इंटेंसिटी H इक्वल टू NI, N इंटू आई, इसका डायमेंशन फॉर्मूला आपके पास से निकलता है। ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी टर्म जो है, हो सकता है अभी तक आप लोगों ने सुना नहीं हो, 12th क्लास में जरूर सुनोगे आप। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो चुका है एम्पियर मीटर स्क्वायर। परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसके बारे में हमने चर्चा की थी, म्यू नॉट के बारे में। बड़ा ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला म्यू नॉट वाला है, और इसका एक बार मैं यूनिट कन्वर्जन जरूर डिस्कस करूंगा, जिसमें ये सब यूनिट कैसे आई है ये जरूर आप देखेंगे। डायमेंशन तो हम देख चुके हैं। चलिए और थोड़ा सा समराइज करते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज मतलब AT, एरिया मतलब L², तो इसको डिवाइड करके आपको ये मिलता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट देख चुके हैं, LAT आता है इसका, ठीक है। कंडक्टेंस का देख चुके हैं, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। कंडक्टिविटी का देख चुके हैं, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। करंट डेंसिटी जो होता है करंट पर यूनिट एरिया होता है, करंट पर यूनिट एरिया, I अपॉन A, करंट डेंसिटी करंट पर यूनिट एरिया, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको। तो करंट मतलब A1, एरिया मतलब L2। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हो चुका है। रेडबर्ग कांस्टेंट की बात करें तो 1 मीटर आता है R। ये रेडबर्ग कांस्टेंट आपको बोर्स मॉडल में मिलता है बेटा, रेडबर्ग कांस्टेंट 1 मीटर इसका यूनिट हो रहा होता है। अब देखिए कौन कौन सी क्वांटिटी जिनका डायमेंशन सेम है। भाई फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन किस किस का है, तो फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट जो मैंने बताया था, वेलोसिटी का पोजीशन के साथ में बदलाव, और डीके कांस्टेंट, ये सब का डायमेंशन एक ही होता है, T⁻⁻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 ⁻
इंटरनल एनर्जी का, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, ऑल टाइप ऑफ वर्क, टॉर्क, टॉर्क का एक और नाम मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क का एक और नाम मोमेंट ऑफ फोर्स, इन सबका डायमेंशन एक ही होता है भाई। प्रेशर का बता चुका था, स्ट्रेस का, यंग्स मॉडुलस का, बल्क मॉडुलस का, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का और एनर्जी डेंसिटी का, सबका डायमेंशन एक ही होता है। मोमेंटम और इंपल्स सेम डायमेंशन होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी डायमेंशन सेम होता है। अच्छा, फोर्स बोलो, थ्रस्ट बोलो, टेंशन बोलो, थ्रस्ट बोलो, वेट बोलो या एनर्जी ग्रेडियंट बोलो, सबका डायमेंशन फोर्स का डायमेंशन ही होता है। एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन सेम आता है। अभी बताया था मैंने सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, साथ साथ ये और एक और मैंने अभी आपसे डिस्कशन किया था फोर्स कांस्टेंट, इसका डायमेंशन सेम होता है। यहां पर लिखा हुआ नहीं है,
डायमेंशनलेस क्वांटिटी में क्या क्या है? स्ट्रेन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी, एंगल, सॉलिड एंगल, डिस्टेंस ग्रेडियंट. डिस्टेंस ग्रेडियंट मतलब चेंज इन पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू पोजिशन, चेंज इन पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू पोजिशन, रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिएबिलिटी. ये सब डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी होती है. और कुछ क्वांटिटी और है जिनका डायमेंशन सेम होता है. तो देखिए यहां पर टाइम का मैंने बताया, एलआर, आरसी, याद रखना. आरसी, एलआर, एलआर, आरएल, आरसी, ये दोनों के डायमेंशन टाइम के डायमेंशन होते हैं. उसके बाद में याद रखें थर्मल कैपेसिटी, गैस कांस्टेंट और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और एंट्रोपी के डायमेंशन सेम होते हैं. ये बात मैं जरूर चर्चा करने वाला हूं और करूंगा वैसे आप लोगों से बोर्ड पर. लेटेंट हीट एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इनके डायमेंशन सेम होते हैं. तो इस तरह से हम लोगों ने ऑलमोस्ट जिनके डायमेंशन सेम होते हैं इनके बारे में चर्चा की. एक छोटा सा ब्रीफ रिवीजन लिया. पूरे डायमेंशन पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच, प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव. आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव.